प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड कक्षा 9वीं मॉडल सेट 2 टर्म 2 एग्ज़ाम का विषय जो गणित है, उसका जो मॉडल सेट जारी किया गया उसको हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से हल किया था। आज हम लोग सेक्शन बी और सी दोनों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 से लेकर 19 तक हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या प्रश्न है। प्यारे बच्चों, देखिए 8वां जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें कहा गया है सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो सवाल को आपने पढ़ लिया होगा, हमने भी पढ़ लिया है। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा जाए, आइए अब इसे हल करते हैं। एक आकृति के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्न को एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए कहा गया कि सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज बना, समांतर चतुर्भुज बना लिया, ये बी सी डी। इसका कोई एक विकर्ण या तो ये सी या तो बी डी हमारा विकर्ण है। तो हमने यहाँ पर अपने लिया है बी डी एक विकर्ण लिया है। इससे हमें जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि एरिया ऑफ ए बी डी, यानी जो त्रिभुज है हमारा ए बी डी, वो सर्वांगसम होगा किसका, बी डी सी का। यानी ये जो दोनों त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, आपस में क्षेत्रफल बराबर होगा। तो क्या करेंगे, हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो आइए कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं, तब हमारा दोनों बराबर होगा। सबसे पहले लिख लीजिए जो प्रश्न आपको दिया गया है। तो देखिए लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। और जो हमारा विकर्ण है, अब विकर्ण बराबर लिख दीजिए बी डी। विकर्ण हमारा क्या है, बी डी। अब इसमें से हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखिए, और जो आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये डी का समांतर क्या हो जाएगा, ए डी समांतर देखिए बी सी, और ये भी समांतर डी सी। इसके बाद आप लिखिए आपको सिद्ध क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हम जैसे आपको बता रहा है एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको करके आना है, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज, देखिए फिगर को देखेंगे आप, ये बी डी, हम ले रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज क्या, बी, यहाँ पे देखेंगे आप बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं प्रमाण। क्या लिखेंगे, देखिए प्रमाण त्रिभुज ए बी डी तथा बी डी सी में। अब थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर, ए बी डी और बी डी सी में देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो यहाँ एक एकांतर अंतः कोण बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हम कोण एक, और यहाँ पर मान लेते हैं कोण दो। तो क्या हो जाएगा हमारा, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। और इसका आप कारण लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, या फिर आप केवल कोण भी लिख सकते हैं, एकांतर अंतःकोण। अब देखिए यहाँ भी तो एकांतर कोण बन रहा है ना। अगर यहाँ मान लेते हैं हम कोण 3 और यहाँ मान लेते हैं कोण 4, तो ये भी तो बराबर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोण 3
बराबर कोण 4। रीजन इसका कारण क्या हो जाएगा ही एकांतर अंतः कोण। अब देखिए कोई भी सर्वाक्षम त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए, किसी भी त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 2 चीज़ हमें मिल चुका है। अब देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी और बी डी सी में जो आपका विकर्ण है बी डी, ये दोनों त्रिभुज में है। अगर वहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे बी डी, यहाँ भी बी डी, तो ये क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी डी बराबर बी डी। इसका कारण लिख देते हैं उभयनिष्ठ। तो देखिए सर्वाक्षम सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ हमें मिल चुका है, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वाक्षम है त्रिभुज बी डी सी। कौन सा नियम से, देखिए एंगल साइड से, एंगल साइड नियम से। और यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आराम से शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें मैं एक एक करके समझाऊंगा। इतना आसान तरीका और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। ये 8वां नंबर प्रश्न था। अब इसका अगला जो प्रश्न है वो 9 नंबर है। तो 9 नंबर प्रश्न में हमें क्या कहा जा रहा है, इसे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और अच्छे से हल करते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है, सिद्ध करें कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न को समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ, आकृति दिखा रहे हैं, इससे आप बिल्कुल बारीकी से समझ सकते हैं। देखिए 9 नंबर का जो आकृति है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। क्या है, देखिए प्रश्न को भी पढ़ते चलेंगे और इसे समझते भी चलेंगे। इसमें कहा गया कि सिद्ध करें कि एक ही आधार या बराबर आधारों के एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको 2 त्रिभुज दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे 2 पेन का इस्तेमाल किया है और इसलिए किया है ताकि आपको समझने में कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पर ये बी सी एक अलग त्रिभुज है और एक अलग त्रिभुज है, देखिए डी बी सी। ये दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, क्या है, बी सी। एक बार ध्यान देंगे यहाँ पर आप, ये बी सी और डी बी सी दोनों त्रिभुज का जो आधार है हमारा बी सी है और बी सी का समांतर रेखा क्या हो जाएगा हमारा, ये डी। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें हमें सिद्ध क्या करना है और हमें दिया क्या गया है। तो आइए इसे लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। इसमें भी एक रचना भी करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देखिए। तो देखिए करना क्या है, जो हमें दिया गया उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी दोनों का एक ही आधार बी सी है तथा बी सी समांतर क्या है, ये डी। आप देखेंगे यहाँ पर बी सी इसके समांतर क्या है, ये डी। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है क्षेत्रफल। तो सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी, देखेंगे यहाँ पर आप त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ डी बी सी। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ डी बी सी। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए आधार तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, लेकिन ऊंचाई यहाँ पर आपके पास नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डाल देंगे और यहाँ से भी एक लंब डाल देंगे। तो देखिए रचना कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं
कि एक लंब डाल लेते हैं तो हमें ऊंचाई मिल जाएगा। आपको बिल्कुल बारीकी से वीडियो में अंत तक बने रहना है। सारी चीज़ें सिखाने का गारंटी मेरे ऊपर है। आप बिल्कुल धैर्य के साथ देखिए और शुरू से अंत तक देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। यहाँ पे लंब डाल दिए, इसका नाम हम दे देते हैं एम। तो ये हमारा केवल ABC का हुआ, DBC का तो नहीं हुआ। तो DBC का भी तो क्षेत्रफल निकालना है ना, क्योंकि हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी एक लंब डाल देंगे। और इसका जो नाम दे देते हैं हम इस लंब का। और आप जानते हैं कि कहीं भी लंब डालने पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए, तो रचना हमने क्या क्या किया है उसको लिख देते हैं। जो आप रचना की उसको लिख दीजिए। रचना क्या किया हम कि AM लंब डाल दिए किस पे, B और C पर। तो यहाँ लिख दीजिए AM लंब BC। और एक और लंब डाला है DN लंब किस पर, B और C पर, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। अब यहाँ से हम रचना मतलब सवाल को प्रूफ करेंगे। कैसे, लिख लीजिए प्रमाण। और एक चीज़ और भी आप ध्यान देंगे कि जो हमारा आधार है वो दोनों का सेम है। तो लिख लेते हैं त्रिभुज। पहले ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ABC का। तो देखिए लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का, ABC में, ठीक है, एरिया ऑफ ABC। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई किसमें, ABC में। देखेंगे आप 1/2। आधार आपका क्या हो जाएगा, BC। और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या, ये M। यहाँ पर देखेंगे आप ये M। एक बात आपको ये भी बता दे रहे हैं कि यहाँ दोनों लंब है तो AM बराबर हो जाएगा DN। यहाँ पर देखिए आप साइड में कहीं भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं कि जो हमारा होगा AM वो बराबर किसका होगा, D और N का। इन सब सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। सिखाने का गारंटी 100% और सीखने का भी। तो ध्यान देखिए, आपको देना है, ये हो गया 1/2 गुने BC गुने AM। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 गुने BC का BC। और जो हमारा AM है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DN। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। DN यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूँकि AM बराबर है DN। अब यहाँ DN क्यों लिखे, क्योंकि अगला जो त्रिभुज हम क्षेत्रफल निकालेंगे DBC का, उसमें जो हमारा ऊंचाई होगा वो क्या हो जाएगा, DN। तो दोनों बराबर हो जाएगा और यही हमें सिद्ध भी करना है। तो देखिए ये हो गया, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, यानी कि मान लेते हैं इसे समीकरण 1। अब देखिए दूसरा क्या करते हैं, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ DBC। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर हम दूसरे पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए करना क्या है हमें, अब देखिए एरिया ऑफ DBC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 का 1/2। आधार हमारा क्या हो जाएगा, BC, क्योंकि दोनों त्रिभुज का आधार सेम है BC। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब इसे समीकरण 1 और 2 से हमें क्या होना, फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण
2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 देखिए हमारे पास क्या था, 1/2 गुने BC गुने DN बराबर, हम तुलना कर रहे हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या था, 1/2 गुने देखिए BC गुने DN। अब थोड़ा सा आप गौर करेंगे कि यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी BC, यहाँ भी BC, यहाँ भी DN, यहाँ भी DN, यानी दोनों तरफ बराबर हुआ और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ DBC, और यही हमें प्रूफ करना था। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न जो 10 नंबर प्रश्न हमारे पास, इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। देखिए प्रश्न बिल्कुल आसान है, इसे भी एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। आइए इसे भी एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। मान लेते हैं एक वृत्त हमारा है और इसका हम केंद्र बिंदु मान लेते हैं वो है, केंद्र बिंदु क्या मान लेते हैं वो, और चाप मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक है हमारा, यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम दे देते हैं हम P और इसका नाम दे देते हैं क्यूब। अब क्या करेंगे, इस वो से हम इसको मिला देते हैं। अब थोड़ा सा इसको बढ़ा के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सुविधा अनुसार। इन दोनों को हमने मिला दिया। अब क्या करना है, इसे अंतरित कोण ये, और हम यहाँ पर देख रहे हैं ये, इन दोनों को हम यहाँ पर मिला दिए। इसका हम नाम कुछ भी दे देते हैं, ये हमारा वो है। अब यहाँ से होगा क्या कि हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए इस फिगर के माध्यम से ही हम लोग इस प्रश्न को 10 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं। ये हमारा 10वां नंबर प्रश्न है। क्या दिया गया हमें कि P और Q जो है हमारा क्या है, वृत्त का चाप है। सबसे पहले आप लिख लेंगे, दिया है P³ वृत्त का एक चाप है। वृत्त का एक चाप है जो केंद्र वो पर देखेंगे आप, केंद्र क्या है वो है, जो केंद्र वो पर कोण एक अंतरित हो रहा है। कौन सा कोण हो रहा है, देखिए यहाँ पर PO³ जो वो पर कोण PO³ है या फिर अंतरित है, आप ये से भी लिख सकते हैं, अंतरित है ऐसा ही लिखिए। अब देखिए वृत्त के शेष भाग, जो वृत्त का शेष भाग हमारा क्या है, एक ये है, तो यहाँ पर भी तो एक कोण बन रहा है ना। तो यही हमें सिद्ध करना है कि यहाँ का कोण यहाँ का दोगुना होता है, यानी यहाँ 30 होता है तो यहाँ 60 होगा। तो देखिए वृत्त के शेष भाग, वृत्त के शेष भाग बिंदु ये पर एक कोण अंतरित हो रहा है। क्या हो रहा है, देखेंगे यहाँ पर PA³
पी ए क्यूब अंतरित है। और हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो देखिए इसे भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ये जो कौन पी वो क्यूब है, कौन पी वो क्यूब, वो किसका दोगुना होगा, पी ए क्यूब का। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुना पी ए क्यूब किसका दोगुना होगा। तो इसको सिद्ध करने से पहले हमें इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो क्या रचना करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मिलाएंगे तभी ये प्रूफ हो पाएगा। ये जो है इसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये हमने किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका काम आने वाला है। इसको मान लेते हैं बिंदु डी। तो रचना क्या किए, इसको लिख लेते हैं। ये को केंद्र वो से जोड़ा, इसी को क्या किए, केंद्र वो से जोड़ दिए, तथा ये वो को बी तक बढ़ाया। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे प्रूफ, जो प्रमाण है हमारा वो क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज वो ये क्यूब, और इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है वो ये पी। तो इसमें क्या संबंध हो सकता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए जितना हमारा वो ये होगा, वो ये और वो क्यूब, ये आपस में क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज वो ये क्यूब में वो ये बराबर वो क्यूब, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि यहाँ जितना एंगल बनेगा, जितना कोण बनेगा, उतना ही कोण यहाँ भी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कोण वो ये क्यूब बराबर यहाँ का कोण वो क्यूब ये इसका रीजन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा कि ये कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण बन रहा है बी वो क्यूब। हम इस कोण की बात कर रहे हैं, बी वो क्यूब। तो ये जो कोण होता है त्रिभुज का बाहरी कोण, ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक यहाँ पर हम फिगर देखेंगे, ट्रायंगल, इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हम एक ट्रायंगल लिए, त्रिभुज मान लेते हैं हम इसको। ये है, ये हमारा बी है, ये सी है, और ये बढ़ाया हुआ भुजा है, ये हमारा डी है। यहाँ मान लीजिए आपको दिया 55 डिग्री,
और यहाँ पर दिया है 45 डिग्री, यहाँ का मान पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों कोनों को जोड़ के इसके बराबर लिखेंगे। तो 55 में 45 जोड़ेगा कितना होगा, 100 होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। क्या है देखिए, ये जो हमारा कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण दोनों मिल के बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी वो क्यूब बराबर कोण वो ये क्यूब प्लस वो क्यूब ये प्लस कोण वो क्यूब ये, इस तरह से हमारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कोण बी वो क्यूब बराबर कोण वो ये क्यूब प्लस इस वो क्यूब के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण वो ये क्यूब। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि बी वो क्यूब बराबर ये कोण यहाँ और ये कोण यहाँ, तो हो जाएगा 2 कोण वो ये क्यूब। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 इसलिए मान लिए क्योंकि ये हमें आगे सिद्ध करने में काम आएगा। तो इस त्रिभुज को देख लिया आप, यहाँ का कोण क्या था, ये और ये दोनों कोण बन के मिल के बन रहा था। अब यहाँ का जो कोण बनेगा वो क्या होगा, ये कोण और ये दोनों कोण आपस में जुड़कर बनेगा। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे वो ये पी में। अब यहाँ से लेंगे हम त्रिभुज वो ये पी में। जितना चीज़ आप इसमें किए ये वाले त्रिभुज में, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, वो ये बराबर वो पी त्रिज्या, वो ये बराबर वो पी, ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या। और जितना हमारा होगा वो ये पी बराबर हो जाएगा कौन वो पी ये। इसका रीजन आप क्या लिख दीजिएगा, बराबर भुजाओं के समूह कौन बराबर होते हैं। आइए इसे लिख भी देते हैं हम, बराबर भुजाओं के समूह कौन बराबर होते हैं। अब देखिए क्या करना है हमें कि यहाँ पे क्या कौन सा कौन बन रहा है देखेंगे आप, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, ये वाला फिगर है आपका पास बी वो पी। तो वो ये बी वो पी कौन सा कौन मिल के बन रहा है, देखिए बी वो पी बराबर एक बन रहा है कौन वो ये पी प्लस एक कौन वो पी ये। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कौन बी वो पी बराबर कौन वो ये पी प्लस इसको भी लिख सकते हैं कौन वो ये पी। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कौन बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ आ जाएगा 2 वो ये पी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या करेंगे, हम बाएं लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट साइड में जोड़ेंगे और राइट साइड वाला राइट साइड में। तो कैसे इसको जोड़ सकते हैं, देखिए हमारे पास है कौन, ये समीकरण 1 में आप देखेंगे बी वो क्यूब प्लस इसमें समीकरण 2 जोड़ देंगे बी वो पी। अब समीकरण 1 में देखिए क्या है, 2 वो ये क्यूब प्लस इसमें जोड़ देंगे क्या 2 कौन वो ये पी। अब देखिए बी वो क्यूब और बी वो पी, फिगर को देखेंगे आप, बी वो क्यूब और बी वो पी, आधा कौन इसका और आधा कौन इसका, तो ये दोनों कौन जब आपस में मिल जाएगा तो क्या बनेगा पी वो क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कौन पी वो क्यूब बराबर, देखिए दोनों में 2 है, 2 को हमने कॉमन कर लिया। अब देखिए वो ये क्यूब ये आधा और फिर है वो ये पी, तो आधा ये कौन और आधा ये कौन, इस दोनों को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ का आधा कौन और यहाँ का आधा कौन, दोनों जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा कौन
हो जाएगा आपका क्या, पी ये क्यूब। देखिए पी ये क्यूब, पी ये क्यूब। और यही चीज़ हमें सिद्ध भी करना था। क्या सिद्ध करना था कि पी वो क्यूब बराबर 2 कौन पी ए क्यूब। देखिए ये चीज़ हमें सिद्ध करना था और यही चीज़ हमारा यहाँ पर आ भी गया, प्रूफ भी हो गया। तो ये हमारा हो गया सिद्ध और यही हो जाएगा हमारा ये प्रूफ। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है इसका 11वां नंबर प्रश्न है। देखिए 11वें नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, लघुचाप पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको भी एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, फिर सवाल को हल करेंगे। देखिए पहले एक फिगर ले लेते हैं हम, ताकि हमें समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए प्रश्न में जैसे जैसे कहा गया वैसे हमें फिगर बनाना है। एक वृत्त की जीवा, मान लेते हैं हमारा जीवा कुछ भी, जैसे मान लीजिए जीवा हमारा ये है, यहाँ से यहाँ तक हमने जीवा मान लिया। इसका नाम दे दिया हमने ये और इसका नाम दे दिया सी। तो क्या करना है अब देखिए आगे, जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लेते हैं हमारा केंद्र बिंदु वो है, ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या जो है जीवा के बराबर है। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। तो आप देखेंगे कि जितना भुजा ये होगा उतना ही भुजा ये होगा और उतना ही भुजा ये होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। और आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज है तो इसका कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए हमें जो बेसिकली बनाना था वो क्या था कि लघुचाप पर स्थित बिंदु, तो लघुचाप हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो कोण बनेगा, यहाँ से ये कोण, आप फिगर को अच्छे से देखेंगे, अगर आपको फिगर समझ में आ जाएगा तो सवाल आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए फिगर पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ का ही कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेते हैं इसको हम डी, और वृत्त के कोई दूसरे जो किसी अन्य जो बिंदु पर जो कोण बनेगा उसको मान लेते हैं हम इस तरह से। देखिए इसका नाम हम दे देते हैं बी, इसका नाम क्या दे देते हैं, बी। देखिए यहाँ अगर 60 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ हम पहले से जानते थे। अब हमें सिद्ध क्या करना है इसको देखते हैं, हमें हल क्या करना है। देखिए फिगर को, ये हमारा 11वां नंबर प्रश्न था। तो देखिए हम लिखेंगे वो ये सी एक समबाहु त्रिभुज है, कि वो ये सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन वो ये वो सी, ये वो सी बराबर 60 डिग्री है, इसलिए कौन ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसका आप रीज़न ये लिखेंगे कि जो हमारा कौन है ये वो सी, वो आधा है किसका, ए बी सी का, कौन ए बी सी का। इसका जो क्या है दोगुना है, ये जो यहाँ
यहाँ पर इसका आधा ये होगा और इसका 2 गुना ये होगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये BCD क्या बन रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। तो देखेंगे कोण ये भी दिया है, B भी दिया है, C भी दिया है, D हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से लिखेंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और देखिए, तो चक्रीय चतुर्भुज है तो हमें क्या निकालना है, कोण D। तो B और D का जो कोणों का योग होगा वो क्या होगा, 180। कोण B प्लस कोण D बराबर 180। इसका आप अगर रीज़न लिखना चाहे कि ऐसा क्यों है, तो देखिए हम आपको बिल्कुल बारीकी से सिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग। तो देखेंगे कोण B के जगह पर हमारा कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर B के जगह पर 30 प्लस कोण D बराबर 180, इसलिए कोण D बराबर 180 का 180, ये प्लस का 30 है, इस पर आके माइनस का 30, इसलिए कोण D बराबर 180 में से जाएगा 30 तो कितना बचेगा, 150। अतः जीवा जो हमें पूछा गया था, लघु चाप पर स्थित बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण, तो यहाँ लिखेंगे अतः जीवा द्वारा अंतरित कोण 150 डिग्री है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 150 डिग्री का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 12 नंबर प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है। कहा गया कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों को ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखित है, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्याएं हैं इनको हमें सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना होगा, आरोही क्रम में लिखना होगा। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक ये 12 है हमारा।